आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी का लेसन 2 करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफाई करना कि मतलब हम लोगों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल है तो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग क्लासिफाई करेंगे, अरेंज करेंगे ग्रुप्स में, है ना। और वो ग्रुप्स हम लोगों को क्यों आइडेंटिफाई करने हैं? अब जैसे हम लोग अगर अपने आसपास देखते हैं तो हमारे अराउंड हमें क्या दिखता है? प्लांट्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, और ह्यूमंस को तो हम लोग एनिमल्स में ही मान लेते हैं ना। तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, पर इंसेक्ट्स भी हैं। अब एनिमल्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हमारे अराउंड क्या है? कैट्स हैं, डॉग्स हैं, और क्या है, इंसेक्ट्स हैं बहुत सारे, तो ये सब आ जाएंगे। प्लांट्स में क्या है? अब जैसे कुछ ट्रीज़ हैं हमारे अराउंड, श्रब्स हैं, जैसे कि है ना, श्रब्स हैं, और फिर हर्ब्स हैं। तो और कुछ फिर उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स भी हमें दिखेंगे। और वैसे ही एनिमल्स में भी कुछ एक्वेटिक भी एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फ़िश है ना। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है जो हम लोग समझ पाते हैं, है ना। अब क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो इसमें तो हम लोग थोड़ा सा काफ़ी डिटेल में जाएंगे, पर नॉर्मली जो हम लोग ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, तो पहले के जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने भी यही ऑब्ज़र्व किया। अब जैसे एरिस्टोटल थे, तो एरिस्टोटल ने किस में क्लासिफाई किया? वही जो हम लोग देख पाते हैं ना। तो उन्होंने बोला कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो प्लांट्स को उन्होंने ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स में कर दिया। और एनिमल्स को उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स को उन्होंने बोला कि कुछ रेड ब्लडेड होते हैं जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट है और जिनमें ये एब्सेंट है। तो ये दो टाइप के उन्होंने एनिमल्स आइडेंटिफाई किए, है ना। तो अब जैसे रेड ब्लड किस में नहीं होता है? तो जैसे हमारे इंसेक्ट्स हैं, इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता है। अब हमें पता है कि हमारा रेड ब्लड क्यों होता है, क्योंकि हमारे इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। पर इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोचेस हैं, इन सब में हीमोसायानिन, ये सब पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो इनका ब्लड रेड नहीं होता है। तो हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उसी हिसाब से हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसी तरह से किया। पर अब क्वेश्चन ये है कि इन लोगों ने क्लासीफाई किया क्यों इसको, है ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमारे अराउंड प्रेजेंट हैं, तो हम लोग उसमें से ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हम लोगों को हो सकता है कि ना यूज़ हो रही हैं ना हार्म कर रही हैं। फिर थर्ड होती है कि हो सकता है कुछ चीज़ें हमें हार्मफुल हैं, है ना। जैसे कि अब हमारे अराउंड स्नेक्स रहते हैं, स्कॉर्पियंस हैं अगर, तो ये हमें पता है कि ये पॉइजनस होते हैं, है ना। और स्नेक्स भी सब पॉइजनस नहीं होते हैं खैर, पर हमें पता है कि कुछ कुछ एनिमल्स है वो हमें हार्म कर सकते हैं, है ना। तो अगर आइडेंटिफाइड रहती हैं चीज़ें तो ये नॉलेज पास ऑन हो जाती है कि अच्छा अगर कोई स्नेक दिखे तो उससे दूर रहना, क्योंकि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। स्कॉर्पियन है तो उसके पास नहीं जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें फ़ायदा करती है। फिर जैसे क्लॉथ्स हैं, अब पहले क्या होता था, क्योंकि अब जैसे अगर हम एरिस्टोटल की बात करें तो ये 300s के अराउंड की बात है। अभी हमारा 2020 चल रहा है ना, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो उस टाइम पे हम लोग ऑल्दो अभी भी नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, पर उस टाइम पे तो हम लोग मानते भी थे कि हमारा जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो नेचर की वजह से ही है ना। तो अब जैसे क्लॉथिंग है ना। इवन अभी भी जो हमारे क्लॉथ्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? कॉटन से आ रहे हैं ना। कॉटन का जो प्लांट होता है उसी तो हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। या फिर फूड है, तो अगर हम क्लासीफाई कर पाते हैं तो हमें पता रहता है कि अच्छा कौन सी चीज़ यूज़फुल है और कौन सी नहीं है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको किसी एक आइलैंड पे छोड़ दिया जाए ना, और आपको नहीं पता कि वहाँ पे क्या है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा कि मैं वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर लूँ जो एडिबल है, जो मैं खा सकता हूँ, या फिर जो नॉन एडिबल है, क्योंकि नॉन एडिबल वाली तो मुझे किसी भी हालत में खानी ही नहीं है ना। और ये हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो ऐसा नहीं कि हम लोग सब कुछ खुद खा कर देखेंगे। कुछ एनिमल्स अगर कुछ चीज़ें फ्रूट्स खा रहे हैं तो इसका मतलब वो हम भी खा सकते हैं। कुछ अगर वो नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब वो पॉइजनस हो सकती हैं, तो हम नहीं खाएंगे, है ना। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन का यही है कि हम अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के लिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम आया वो था लिनियस ने दिया था। तो उन्होंने अगेन मतलब दो ही किंगडम्स आइडेंटिफाई किए, एक प्लांटे और एक एनिमेलिया।
तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने जस्ट प्लांटिया और एनिमेलिया में ही क्यों किया। मतलब अभी जैसे अब हम लोग करेंगे कि बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटिस्टा है, प्लांटिया है एंड एनिमेलिया है ना, तो उन्होंने ये सिर्फ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही सीमित क्यों रखा। तो जो लीनियर्स थे वो 1700s के अराउंड आए थे, है ना, तो वो 1707 में बॉर्न थे और 1700s में ही उनका काम रहा। तो अब जो हमारा, अगर हम सेल की भी बात करें, है ना, तो सेल कब डिस्कवर हुआ, 1665 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे बैक्टीरिया थे तो वो अराउंड मतलब वही 1670s के अराउंड हमारे बैक्टीरिया डिस्कवर हुए थे। तो एंटोनी वन ल्यूविन वो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे। पर उस टाइम पे बैक्टीरिया डिस्कवर करना, इसका मतलब क्या है कि कोई एक सिंगल सेल फ्रीली एग्जिस्ट कर पा रहा है, यही एक बहुत बड़ी बात थी। तो अगर मतलब लोग इस चीज़ को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये 1600s की बात है ना, तो अगर लोग इसका एग्जिस्टेंस पे ही अगर क्वेश्चन मार्क आएगा तो फिर उसको हम लोग एक अलग किंगडम में तो कैसे डाल देंगे, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स और एनिमल्स ही एक बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन पॉसिबल था उस टाइम पे। और फिर अगर हम तो अभी जो हम लोग देखते हैं, है ना, तो अभी हम लोग जो मानते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने 5 किंगडम्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको क्लासिफाई कर दिया है। पर अब देखिए इसमें अगर हम बोलें तो इसमें हमारे 5 किंगडम्स हैं, मोनरा है, प्रोटिस्टा है ना, और फिर उसके बाद फंगाई है, फिर प्लांटे हैं एंड देन एनिमेलिया है। तो प्लांट्स और एनिमल्स तो हम लोग समझ लेते हैं ना। तो मोनरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, और प्रोटिस्टा में हमारे सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं। तो जो सिंगल सेल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और जो यूकैरियोट्स भी हैं, है ना। पर अगर हम लीनियर्स के टाइम पे जाएं तो उस टाइम पे हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कोई कंसेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इसलिए क्लासिफिकेशन में भी ये चीज़ें नहीं थी। और विक्टर का क्लासिफिकेशन काफ़ी रिसेंट भी है, 1969 में ये आया है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि विटकर ने जो किया तो वो इतना खास क्यों है, क्योंकि हम लोग बुक्स में भी यही पढ़ते हैं ना, विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। पर इसमें एक चीज़ है कि जैसे वायरसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब वायरसेस क्या है, जैसे कि हम लोग आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो वो एक वायरस है ना। तो वायरसेस क्या है, उसको मतलब बहुत बड़ा ये डिबेट चलता है कि वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि जब वो सरफेस पे प्रेजेंट है तब तक हम लोग बोलते हैं कि वो नॉन लिविंग है, जस्ट क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पर जैसे ही वो लिविंग टिश्यू में एंटर कर जाते हैं फिर हम बोलते हैं कि अरे ये तो अब लिविंग हो गए हैं, क्योंकि वो हमारा सेलुलर मशीनरी यूज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं और हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाते हैं। पर हम जो विटकर का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, मतलब एटलीस्ट इन एनसीईआरटी हम लोग वही पढ़ेंगे, तो उसमें वायरसेस इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिजम्स को कवर नहीं कर रहा है। और डिबेट्स और मतलब कंट्रोवर्सीज तो खैर साइंस का पार्ट ही होता है, पर ये सबसे रिलायबल सिस्टम है जिसे हम लोग अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को समझ सकते हैं। तो अब जो हमारा ये है, तो जो विटकर का क्लासिफिकेशन है इसका बेसिस क्या है। तो जो विटकर ने क्या बोला कि उन्होंने कुछ पैरामीटर्स लिए, जैसे कि सेल टाइप, कि वेदर द सेल इज़ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। प्रोकैरियोट वो होता है जिसमें सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोट का मतलब होता है कि जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट है। फिर इन्होंने नेक्स्ट लिया सेल वॉल।
तो अब क्या होता है कि जैसे अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, है ना, तो प्लांट्स में सेल वॉल है, एनिमल्स में नहीं है। फिर दूसरा है कि अब जैसे अगर हम फंगाई की बात करें, तो फंगाई और प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो अलग अलग है। इसमें प्लांट्स में किससे होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है। फिर फंगाई में क्या होती है, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। अब और फिर उसके बाद अब जैसे हमारे बैक्टीरिया है ना, तो बैक्टीरिया में भी हमारी सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक मटेरियल से बनी है, मतलब उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स भी प्रेजेंट हैं, पॉलीसेकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स। तो अब ये सब चीज़ें क्या हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में करेंगे कुछ टाइम के बाद, है ना। और जो प्रोटिस्टा होते हैं, जैसे कि इसमें हमारे क्या आ गए, यूग्लिना आ गया, एमीबा आ गया। एमीबा के बारे में आप सब जानते हैं। तो उसकी जो सेल वॉल है किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती है। तो प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है ना। तो ये सेल वॉल का हो गया। फिर उन्होंने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, मतलब जैसे कि हमारा ऐसे एक सेल है और सेल के बीच में हम लोगों का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। पर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो ये यूकैरियोट्स हैं, है ना। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से जो हेरिडिटरी मटेरियल है, हमारा डीएनए है, वो इस तरह से फैला रहता है। तो इसमें इनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और ये प्रोकैरियोट्स कौन है, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने जो पैरामीटर लिया वो लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, अब जैसे हमारे बैक्टीरिया हैं, तो बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, सिंगल सेल्ड है ना, एक ही सेल है। फिर उसके बाद जो प्रोटिस्टा हमारे आता है, जिसमें हमारा एमीबा आता है, वो अगेन सिंगल सेल्ड है। फिर इसके बाद जो फंगाई है, तो इसमें सेल्स तो हैं, है ना, पर वो लूज टिश्यू फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये है तो मल्टी सेल्यूलर, पर ये लूज टिश्यू की फॉर्म में प्रेजेंट है इसमें सेल्स। फिर इसके बाद आते हैं हमारे प्लांट्स, है ना, एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं हमारे, तो इसमें प्लांट्स में हमारे टिश्यूज़ फॉर्म होंगे, ऑर्गन्स रहेंगे, पर ऑर्गन सिस्टम्स नहीं है। तो एनिमल्स में क्या है, टिश्यूज़ हैं, है ना, ऑर्गन्स है और ऑर्गन सिस्टम भी है। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो इस तरह से हमारा प्लांट्स में कुछ नहीं है। पर फिर जो लास्ट आता है वो आता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आएगा, तो जैसे अब क्या होता है कि एक मिनट हम लोग लिख लेते हैं इसको, है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, जैसे कि अब हमारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, या फिर वो कीमोट्रॉफिक भी होते हैं, मतलब कीमोसिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। और तो इसका मतलब ये एक हो गए ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हो गए हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, है ना, दे कैन मेक देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉफिक कौन होते हैं, हु डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं। तो बैक्टीरिया में ये दोनों मोड्स प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद जैसे अब हमारे प्रोटिस्टा हैं, तो प्रोटिस्टा में भी यही है कि वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक दोनों हैं। तो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और फिर जैसे अब हमारे फंगाई हैं, तो फंगाई होते तो हेटेरोट्रॉफिक है, पर इनमें जो ये हेटेरोट्रॉफिज्म शो करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ये सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। तो सेप्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, अपना मतलब डाइजेस्टिव जूसेस बाहर सिक्रीट करते हैं। फिर जो भी बाहर मटेरियल होता है उसको डिज़ोल्व करते हैं और फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनके जो डाइजेशन वाला पार्ट है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। तो ये इनकी खास बात होती है। फिर इसके बाद हमारे जो प्लांट्स हैं, है ना, तो प्लांट्स कैसे होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, पर
फोटोसिंथेटिक है। तो फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि ये लाइट यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग देयर फूड। और जो एनिमल्स हैं, अब जो एनिमेलिया में आ रहे हैं हमारे, तो उसमें हेट्रोट्रॉफ्स हैं, पर अगेन हेट्रोट्रॉफिज्म इसमें 2 टाइप्स का है। तो एक है होलोजोइक, है ना, और दूसरा है सेप्रोट्रॉफिक। तो सेप्रोट्रॉफिक तो वही जैसे फंगस में होता है, तो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं और डाइजेस्टेड मटेरियल को ये लोग अंदर इम्बाइब कर लेते हैं। पर होलोजोइक होता है कि आप पूरा का पूरा फूड का पार्टिकल अंदर ले लेते हैं और फिर बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है। तो ये इन सब में डिफरेंस है। तो ये बेसिस है हमारे व्हिटकर का जो क्लासिफिकेशन है, उसका बेसिस यही है। तो हम लोग जो बाकी के टॉपिक्स हैं फिर ये नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।